हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल कंटिन्यू अपडेट्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2022 पेट एग्जाम में पूछे गए जीएस के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर। यह वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें हम शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के सभी जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर इस बार आप यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक है। और जो पेट एग्ज़ाम का जीएस का सिलेबस है वह बहुत ही बड़ा है, उसमें बहुत कुछ पढ़ने को है और समय आपके पास बहुत कम है। और जीएस के क्वेश्चंस भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, लगभग 50 क्वेश्चंस आपके जीएस के ही होते हैं। इसलिए आपको यह वीडियो देखना चाहिए। इसके बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो कोई इसका सही उत्तर हो जाएगा फेफड़े को। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो कॉटन, जूट और फ्लैक्स ये तीनों आपके वनस्पति रेशे हैं, लेकिन जो नायलॉन है आपका, ये आपका वनस्पति रेशा नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसके तापमान पर। तारों का रंग जितना अधिक चमकीला होगा उतना मतलब उसका तापमान अधिक होता है, और जितना तारों का रंग हल्का होता है यानी कि उसका तापमान उतना ही कम होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सेलुलोज। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो चीन, म्यांमार और मालदीव ये तीनों आपके भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन यूएई जो है आपका वो भारत का पड़ोसी देश नहीं है, इसीलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना वो आंध्र प्रदेश था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु उसमें पूछा है। तो लोकसभा में पद धारण करने की जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 25 वर्ष। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और जितने भी दिवस हैं, जितने भी तारीख हैं, ये आपको जरूर याद कर लेने चाहिए। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये 2021 पेट में और 2022 पेट में भी पूछा गया है, तो 23 में भी पूछा ही जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो है हंगेरियन फोरिएंट। ये आपका जो राष्ट्रीय मुद्रा मतलब जितने भी देश की राष्ट्रीय मुद्रा है ये आपको जरूर याद कर लेनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ही पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। और जितने भी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं और उनके लेखक ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपका, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यानी कि इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश नौटंकी जो है नौटंकी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगीर में किया गया था। तो इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट का अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। तो अगला क्वेश्चन है, संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम मतलब किसके समय में बहुत लोकप्रिय था? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शाहजहां। शाहजहां के समय में संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा यानी पित्रा दुरा के पत्थर की मतलब रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम बहुत ही लोकप्रिय था। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? तो जैसा कि नाम से ही इसका उत्तर तो क्वेश्चन में ही है, तो यानी ताम्रप्रसारण युग। ताम्र को ही तांबा बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताम्रप्रसारण युग में पहली बार तांबे का प्रयोग किया गया।
तो अगला क्वेश्चन है भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विनोबा भावे जी। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से मतलब विनोबा भावे द्वारा मतलब शुरू किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो ये सही हो, इसका उत्तर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो अगला क्वेश्चन है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुई तब उस समय मुगलों का शासक था, यानी बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुगल सम्राट। अगला क्वेश्चन है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा डी नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको जरूर पढ़ लेने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? तो ये तो आप जानते ही होंगे, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका चलो दिल्ली का नारा जो दिया था उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो इस समय अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो इस समय जो गर्मी होती है उसका मुख्य कारण जो है वो है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, यानी ए नंबर इसका सही हो जाएगा आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से मतलब कितना घंटे आगे है? मतलब भारतीय मानक समय जो जीएमटी है, ग्रीनविच, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, ये भारतीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी की उपलब्धता, और बाकी औद्योगिकरण, खनिज और शहरीकरण ये आपका जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, लेकिन इसमें पूछा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, तो ये हो जाएगा डी नंबर पानी की उपलब्धता। तो अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट मतलब किन देशों के बीच स्थित है? भारत और भूटान, भारत और नेपाल, नेपाल और तिब्बत, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नेपाल और तिब्बत। नेपाल और तिब्बत के बीच में आपका माउंट एवरेस्ट मतलब स्थित है। माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है आपका भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, बी नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति दी गई थी। तो अगला क्वेश्चन है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती है? यानी प्राथमिक क्षेत्र से, या द्वितीयक क्षेत्र से, या तृतीयक क्षेत्र से, या सूचना प्रौद्योगिकी से? तो इसमें पूछा है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां जो होती हैं वो आपके प्राथमिक क्षेत्र से, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा इसमें ऑप्शन है उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, और दूसरा नंबर है सिंचाई, तीसरा नंबर है रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यह सभी, या तीनों जो थे आपके हरित क्रांति के रणनीति का हिस्सा थे। तो यानी जो डी नंबर है आपका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, बिहार का शोक जो है उसे कोसी नदी को कहा जाता है, यानी डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वैधानिक निगम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इसमें पूछा है भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो आपका इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये तीनों शामिल होते हैं, लेकिन जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो आपका शामिल नहीं होता है, इसीलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो इसमें जो आपका भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचएसबीसी, ये शुरू के जो आप तीनों ऑप्शन है ये तीनों आपके वाणिज्यिक बैंक हैं, लेकिन आपका सिडबी जो है ये आपका वाणिज्यिक बैंक नहीं है, इसीलिए डी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? यानी इसमें पूछा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आता है। तो चलिए आप अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय जो स्थापित करने का अधिकार होता है वो आपको मतलब आपके केवल संसद का होता है, और किसी भी न तो राष्ट्रपति का होता है न तो सर्वोच्च न्यायालय का होता है, केवल आप संसद को यह अधिकार होता है कि वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 124 अनुच्छेद जो है आपका 124 नंबर जो अनुच्छेद है आपका, ये संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। तो ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मतलब किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्तियाँ होती हैं, मतलब मौलिक अधिकार मतलब कौन लागू कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। केवल सर्वोच्च न्यायालय या तो उच्च न्यायालय, इन्हीं दोनों के पास मतलब शक्तियाँ होती है कि किसी भी मौलिक अधिकार को ये लागू कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसका जो यूपी 43 पेट की आंसर की आई थी उसमें इसका आंसर तो दिया था इनमें से कोई नहीं, लेकिन अगर आप इसको गूगल पे ये क्वेश्चन सर्च करते हैं तो कहीं और देखते हैं तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 14। भारत सरकार ने 1969 में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो इसीलिए आपको 14 ही सही मानना है। तो अगला क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद मतलब कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? यानी कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद कौन सा उद्योग ऐसा है जो विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका परमाणु ऊर्जा उत्पादन। ये उद्योग आपका विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था। तो अगला क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन है? यानी योजना आयोग जो कि आपके इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है, तो इसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तो इसी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र ही होता है, तो ये आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो इसका सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा पंजाब। पंजाब को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? यानी कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण के लिए है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 ही अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया टीपीएसपी यानी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य इसमें पूछा है, तो इसमें पहला है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, दूसरा है भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, और डी नंबर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना। तो ये तीनों आपके जो हैं मौलिक कर्तव्य हैं, इसीलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ये सभी। तो अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में समान तत्व है, यानी कि ऐसा कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों में पाया जाता है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में समान तत्व होता है। तो अगला क्वेश्चन है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन मतलब किससे लेपित होते हैं? तो वो लेपित होते हैं टेफ्लॉन से, ये नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 245 के अनुसार मतलब संसद का कौन सा कार्य है? यानी अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कानून बनाना, डी नंबर, यानी 245 के अनुसार संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग जो है वो इसमें केंद्र और राज्य से संबंधित होता है, तो इसलिए ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का एक माप है, यानी हवाई जहाज़ों की गति मापने के लिए प्रकाश वर्ष होता है, या तारकीय दूरी, या इनमें से कोई नहीं, या प्रकाश की गति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तारकीय दूरी। प्रकाश वर्ष तारकीय दूरी का एक माप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो बुद्धिमान स्तनधारी सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है डॉल्फिन। डॉल्फिन मछली जो होती है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान स्तनधारी मानी जाती है, तो इसीलिए आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? केवल प्रकाश की गुणवत्ता से, प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि से, या प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा और अवधि से, या प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। पौधों का विकास इससे प्रभावित होता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है?
लद्दाख, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये चारों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन इसमें पूछा है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, लक्षद्वीप। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी कितने ऐसे राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश की सीमा के साथ लगते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मतलब 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। वो पांचों हैं, एक है असम, एक है आपका पश्चिम बंगाल, एक है मिजोरम, एक है मेघालय, एक है त्रिपुरा। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो पोलैंड की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो आपकी है ज़्लाटी। राष्ट्रीय मुद्रा से संबंधित मतलब जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको जरूर पढ़ लेने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का जो एक लोकप्रिय इसमें से कथक है। ए नंबर जो है कथक उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है, यानी कि लोकसभा सत्र को कौन स्थगित कर सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा सत्र को कभी भी स्थगित करने की शक्ति होती है, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी जिस दिन गांधी जयंती होती है उसी दिन यहाँ आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा का मकबरा यानी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। वास्को डिगामा का जो मकबरा है जहां उन्हें दफन किया गया था, यानी कि वो मतलब भारत के किस स्थान पर है, तो चित्तौड़गढ़ में या कोयम्बटूर में या दुर्गापुर में या केरल के कोच्चि में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केरल के कोच्चि में वास्को डिगामा का मतलब मकबरा स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो थॉमस कप जो है आपका बैडमिंटन से संबंधित है, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर ये है आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इनके बारे में इसमें मतलब इनके बारे में ये बुक है विंग्स ऑफ फायर, ये एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है, यानी ग्लोबल वार्मिंग से मतलब क्या प्रभाव पड़ता है, तो समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है, फसल पैटर्न में परिवर्तन होता है, तटीय रेखा में परिवर्तन होता है। ये तीनों आपके जो हैं ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है, तो इसीलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ये सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। जजिया एक कर होता है जिसको औरंगजेब ने फिर से लगा दिया था, तो यानी ए नंबर आपका सही हो जाएगा, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, यानी अंग्रेजों द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण योगदान है, जो मतलब सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रेलवे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं, पंचतंत्र की कथाएं, इसका सही उत्तर हो जाएगा मतलब इसमें ऑप्शन है वाल्मीकि, तुलसीदास, विष्णु शर्मा, वेद व्यास, लेकिन इसका सही उत्तर है बी नंबर, विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की कथाएं लिखी गई हैं, तो इसका सही नंबर हो जाएगा बी। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश मतलब किसके बारे में दिया था, तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो दिया था धम्म चक्र और प्रवर्तन मुद्रा पर अपना पहला उपदेश दिया था, तो ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे, यानी निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था, तो इसमें पहला ऑप्शन है ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, या लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु, या चौथा नंबर है नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, या मतलब एक और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, इसी के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया, यानी सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतः स्थलीय जल निकाय है, तो अंतः स्थलीय जल निकाय है सुपीरियर झील, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था, तो ये आपको तो पता ही होगा, ये है डी नंबर सी राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? बर्मा यानी अब इसका नाम हो गया है म्यांमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत मतलब बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA का गठन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सागौन का जंगल जो है मतलब मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सागौन का जंगल मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का मतलब इसको किस नाम से जाना जाता है? जब सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है तो इसे हम प्रस्फोट नाम से जानते हैं, यानी फटना इसको बोलते हैं, प्रस्फोट नाम से जानते हैं। तो इस डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, GMT का पूर्ण रूप क्या है? तभी GMT से संबंधित एक और क्वेश्चन आया था कि GMT का जो समय है वो भारतीय मानक समय से कितना आगे है? तो उसमें आंसर था उसका 5.5 घंटे आगे है, लेकिन इसमें आपका GMT का फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीनविच मीन टाइम। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी कि अब लास्ट क्वेश्चन है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है क्रूड अशोधित जन्म दर। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो यह थे आपके 2022 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे गए GS के सभी क्वेश्चंस। अब जो 2 शिफ्ट और बचा हुआ है उसका भी वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। और यह हमारा नया चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। UP SSC से संबंधित सभी वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।